जब मेरे पड़ोसी ने अपना फिश पॉन्ड लीज पर दिया तो उसने पूरी वाटर सप्लाई ही बंद कर दी। मैंने कहा, स्लूस गेट थोड़ा ऊपर उठा दो, हमारे ऑर्चर्ड के लिए थोड़ा पानी बहने दो, बाद में सबके लिए इजी रहेगा। वो बोला, कौन सा पानी छोड़ूं? ये मेरा खुद का डैम है, जैसे चाहूं वैसे रोकूं। तुम्हारे फ्रूट ट्रीज प्यास से मरें तो मुझे क्या। फिर जब उसने अपने फिश पॉन्ड में भारी इन्वेस्टमेंट करके फिश फ्राई डाले तो मैंने अपनी ज़मीन पर उसके अपविंड साइड में एक बड़ा ऑर्गेनिक कंपोस्ट पिट बना दिया और रोज़ मैन्योर पलटने लगा। वो चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो, बदबू आ रही है, मैं अपनी फैंसी फिश कैसे पालूं? मैंने कहा, ये मेरी ज़मीन है, मैं ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग करूं, तुम्हें क्या। कहानी 1 महीने पहले शुरू होती है। उस दिन दोपहर में एक्सकेवेटर की आवाज़ से मैं अपने ऑनरचर्ड में सोते हुए जाग गया। लीज इन अबाव वर्कर्स को डायरेक्ट कर रहा था। डैम को 10 मीटर और आगे बढ़ाकर सीधे मेरे ऑनरचर्ड के किनारे तक ले आया। मैं तुरंत वहां पहुंचा। लीज इन बाव, ये मेरे ऑर्चर्ड की एक ही लाइफलाइन है। तुम यहां डैम बना दोगे तो मेरे पेड़ कैसे जिंदा रहेंगे? ली जिनबाओ ने मुझे तिरछी नजर से देखा। देखते रहो, मर जाएंगे। तुम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से पास नहीं हुए थे? तुम्हारी किताबों ने तुम्हें आर्टिफिशियल रेन बनाना नहीं सिखाया? तभी मेरे पापा ऑर्चर्ड से बाहर आए और ली डकाई की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, ली डकाई, हमने बारी बारी से पानी इस्तेमाल करने की बात की थी, लेकिन अब तुम ग्राउंड वाटर भी खींच रहे हो। क्या हमें मारना चाहते हो? ली डकाई ने होंठों में सिगरेट दबाते हुए हंसकर कहा, अरे लाओ लिन, इतना रूड मत बनो। यह डैम मेरे परिवार ने बनाया है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे रोक सकता हूं। मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह जमीन मेरी है। ली जिनबाओ आगे आया और मेरे पापा की छाती पर उंगली से धक्का देते हुए बोला, चुप रहो बूढ़े आदमी, इस डैम को हाथ मत लगाना। अब पानी मेरा है, तुम क्या कर लोगे? जाओ पुलिस बुला लो, वो भी बस समझौता कराएगी। मेरे पापा गुस्से से कांपने लगे। बस बहुत हुआ, नहीं तो जान से मार दूंगा। लीजिन बाओ पीछे हटकर कमर पर हाथ रखकर बोला, लड़ोगे? किससे लड़ोगे? तुम्हारा निकम्मा बेटा फार्मिंग के अलावा क्या कर सकता है? आओ मारो मुझे, छू कर दिखाओ। मेरा फार्म कुछ दिनों में खुलने वाला है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर छू लिया तो तुम्हारा फल बेचना बंद करवा दूंगा। मैंने देखा उसकी पैंट गीली थी, वो साफ ब्लफ कर रहा था। मैंने अपने पापा को आगे बढ़ने से रोक लिया। पापा, अपने हाथ गंदे मत करो, ये लॉ से चलने वाला सोसाइटी है। ली जिनबाओ हंसते हुए बोला, मुझे पता था ये डरपोक है, इतनी पढ़ाई करके दिमाग खराब हो गया है। मैं बाप बेटे को देख रहा था और दिमाग में हर स्टेप कैलकुलेट कर रहा था। बनाओ डैम, पानी रोको। वैसे भी कुछ पानी अगर ज़्यादा जमा हो जाए तो डिज़ास्टर बनता है। मैं अपने पापा को पीछे खींच कर ले गया और पीछे से ली जिनबाओ की हंसी गूंजती रही। घर पहुंचकर मैंने कंप्यूटर ऑन किया और काउंटी मीटरोलॉजिकल ब्यूरो से विंड डायरेक्शन डेटा और टोपोग्राफिक मैप निकाल लिया। मुझे हमारी ज़मीन और लाई की ज़मीन का रिलेशन सबसे अच्छी तरह पता था। 3 दिन बाद ट्रक भर भर कर लाइव स्टॉक मैन्योर हमारी प्राइवेट प्लॉट पर आ गया, जो ली के फिश पॉन्ड के बिल्कुल अपविंड था। पापा मुझे काम करते देख रहे थे, फिर बोले, इफेंग, क्या ये काम करेगा? मैंने दूर ली फैमिली के नए हाई एंड फिश पॉन्ड की तरफ देखा और हल्की ठंडी मुस्कान दी। डैड, असली काउंटर अटैक तो अब शुरू हुआ है। कंपोस्टिंग प्लांट के पहले दिन से ही बदबू हवा के साथ सीधा ली के फिश पॉन्ड तक पहुंची। यह बस पहला स्टेप था जो मैंने ली जिनबाओ के लिए तैयार किया था। तीसरे दिन तक बदबू अपनी पीक पर पहुंच गई। मैं रोज मैन्योर को सही टाइम पर पलटता था ताकि फर्मेंटेशन से निकलने वाली अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक 10 बजे रिलीज हो, जब हवा सबसे तेज होती है। आखिरकार ली जिनबाओ सह नहीं पाया। दोपहर में वो 5 से 6 वर्कर्स के साथ मेरे यार्ड में घुस आया। ली यीफेंग, ये जानबूझकर कर रहा है ना? उसने उंगली दिखाते हुए चिल्लाया। ये बदबू मेरे फिश पॉन्ड को खराब कर रही है, अब भी काम बंद कर। मैं कंपोस्ट का टेम्परेचर नोट कर रहा था, ऊपर देखे बिना बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो मिस्टर ली। मैं अपनी ज़मीन पर ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग कर रहा हूं, इससे आपको क्या? नाटक मत करो। ली जिनबाओ मेरा कॉलर पकड़ने आया, लेकिन मेरे पापा बीच में आ गए। तुम हमारे वाटर वाले इश्यू का बदला ले रहे हो। मैं बोल रहा हूं, ये कंपोस्ट प्लांट तोड़ना पड़ेगा। मैंने थर्मोमीटर नीचे रखा और घर से एक डॉक्यूमेंट लाकर उसके सामने रखा। मिस्टर ली, बात समझो,
ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोस्ट प्रोजेक्ट का अप्रूवल फॉर्म है, काउंटी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो में फाइल किया हुआ, नंबर BF20240137 और काउंटी एग्रीकल्चरल ब्यूरो की ऑफिशियल सील लगी है। ली जिनबाओ थोड़ा रुक गया। मैंने आगे कहा, मेरे ऑर्चर्ड की 20 एमयू ज़मीन सालों से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बिना है। सॉइल बहुत हार्ड हो गई है। अब मैं अपने पैसे से सॉइल इंप्रूव कर रहा हूँ और इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा हूँ। ये नेशनल पॉलिसी को फॉलो करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो टाउन में कंप्लेन कर दो। ली जिनबाओ ने डॉक्यूमेंट छीन कर देखा और उसका चेहरा उतर गया। पीछे खड़े एक वर्कर ने धीरे से कहा, भाई ये सब लीगल है, मेरे कज़न ने भी किया था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी थी। ली जिनबाओ ने गुस्से में पेपर ज़मीन पर फेंक दिया। लीगल है तो क्या, जहरीली बदबू से मार दोगे? मेरी फ़िश हाई एंड कोई है, एक छोटी फ़िश भी 300 यूएन की है। मैं झुककर पेपर उठाया और साफ करते हुए बोला, तो मेरा सॉइल इंप्रूवमेंट तुम्हारी फ़िश को पोल्यूट कर रहा है? कोई प्रूफ है? और वैसे भी तुम्हारा फ़िश पॉन्ड मेरे कंपोस्ट प्लांट से 50 मीटर दूर है, बीच में फॉरेस्ट भी है। पोल्यूशन कैसे हो रहा है? ली जिनबाओ चुप हो गया। मैं खड़ा होकर बोला, बॉस ली, जब तुमने पानी रोका था तब तुमने मेरे पेड़ों के बारे में नहीं सोचा। अब मैं लीगली काम कर रहा हूँ और तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। चलो विलेज कमेटी में बात क्लियर कर लेते हैं। ली जिनबाओ को पता था वहाँ क्या होगा, लेकिन उसने दांत भींच कर कहा, ठीक है देख लूँगा तुम्हें, और चला गया। अगले दिन ली फैमिली ने फिश पॉन्ड के पास बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस लगा दिए और सस्ता डिओडोराइजर हवा में स्प्रे करने लगे। पापा चिंतित होकर बोले, क्या इससे बदबू रुक जाएगी? मैंने फैंस की तरफ देखकर कहा, टेंशन मत लो, ये सस्ता केमिकल डिओडोराइजर है, मेरे कॉम्पोस्ट के ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिलकर और बदबू करेगा। सच में दोपहर तक स्मेल और भी ज़्यादा खराब हो गई और उसमें तेज़ केमिकल स्मेल भी आ गई। तभी विलेज सेक्रेटरी का कॉल आया कि ली द काई विलेज कमेटी में कंप्लेंट करने गया है और मेरे कॉम्पोस्ट प्लांट को हटाने की मांग कर रहा है। मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और निकलने से पहले कंपोस्ट में एक स्पेशल माइक्रोबियल एजेंट डाल दिया जो मैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लैब से लाया था। ली जिनबाओ को अगले कुछ दिनों में असली बायोलॉजिकल इफेक्ट पता चलने वाला था। विलेज कमेटी के मीटिंग रूम में मैं बैठ गया। सामने 3 डॉक्यूमेंट्स रखे थे। ली द काई पहले से बैठा था। मुझे देखते ही उसने टेबल पर हाथ मारा और कंप्लेंट शुरू कर दी। उसने कहा मेरी कंपोस्ट प्लांट से बदबू निकल रही है, जिससे उसके 2 लाख यूएन वाले कोई फ्राई में स्ट्रेस रिएक्शन हो गया और 300 से ज़्यादा फिश मर गई, जिससे 1 लाख यूएन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। विलेज पार्टी सेक्रेटरी लाओ जांग ने मेरी तरफ देखा और एक्सप्लेनेशन मांगा। मैंने कामली पहला डॉक्यूमेंट खोला, काउंटी एग्रीकल्चरल ब्यूरो का परमिट, जिसमें सारे रूल्स फॉलो किए गए थे। मैंने बताया कंपोस्ट प्लांट और फिश पॉन्ड के बीच 52 मीटर डिस्टेंस है, जो पूरी तरह सेफ्टी रूल्स के अंदर आता है। ली द काई घबरा गया और बोला, डिस्टेंस होने का मतलब ये नहीं कि इम्पैक्ट नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया और दूसरा डॉक्यूमेंट खोला, जो मेरे ऑर्चर्ड का सॉइल टेस्ट रिपोर्ट था, जिस पर काउंटी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्टेशन की ऑफिशियल स्टैंप और सर्टिफिकेशन थी। रिपोर्ट साफ दिखा रही थी कि लंबे समय से पानी की कमी के कारण मेरे 20 म्यू ऑर्चर्ड की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ 0.3% रह गया था, जबकि नॉर्मल फ्रूट ट्री ग्रोथ के लिए कम से कम 1.5% होना ज़रूरी है। अगर सॉइल इंप्रूवमेंट नहीं किया गया तो पेड़ मर ही जाएंगे। ओल्ड जंग ने रिपोर्ट पढ़कर सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। मैंने तुरंत मौका पकड़ते हुए मेन पॉइंट रखा। मेरे ऑर्चर्ड में पानी और फर्टिलाइज़र की कमी की असली वजह यह है कि ली फैमिली ने पूरी वाटर सप्लाई बंद कर दी है। मैंने वहीं डिमांड रख दी कि ली फैमिली मेरा पानी वापस करे, वरना मुझे कंपोस्टिंग करके ही पेड़ों को बचाना पड़ेगा। ली द काई का चेहरा पीला पड़ गया और वो हकलाने लगा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने तीसरा डॉक्यूमेंट निकाला, जो मेरे दादाजी और ओल्ड मैन ली के बीच हुए वर्बल अग्रीमेंट की विटनेस टेस्टिमोनी थी। भले ही रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन गांव के 7 बुजुर्गों ने गवाही देकर साइन किया था कि पानी बारी बारी से इस्तेमाल करने का समझौता हुआ था। ओल्ड जंग ने टेस्टिमोनी देखकर ली द काई से पूछा कि क्या ये सच है। ली द काई जिद पर अड़ा रहा, बोला कि वर्बल अग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं और दाम उसके परिवार ने बनाया है, तो दूसरों को क्यों दे। मैं हंस पड़ा और बोला, अगर डैम तुम्हारा है तो मेरे घर की हवा भी मेरी है, तुम्हें क्या हक है मुझे कंपोस्टिंग करने से रोकने का। यह सुनकर ली द काई चुप हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद ओल्ड जंग ने फैसला सुनाया,
तुम्हारा कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट लीगल परमिट के साथ है। विलेज कमेटी मुस्तिम्बत साथ इसमें दखल नहीं दे सकती। जहाँ तक पानी के डिस्प्यूट की बात है, दोनों पार्टीज आपस में बात करके सॉल्व करें। कमेटी सिर्फ मीडिएशन कर सकती है, फोर्स नहीं। लीदकाई गुस्से से तमतमाता हुआ वहाँ से निकल गया। मीटिंग के बाद मैं खास तौर पर ली के फिश पॉन्ड की तरफ गया। दूर से ही देखा कि बहुत सारी सफ़ेद पड़ी फिश फ्राई पानी के ऊपर तैर रही थी। ली जिनबाओ वर्कर्स को डेड फिश निकालने के लिए बोल रहा था। उसका चेहरा बहुत ही खराब लग रहा था। उसके सस्ते डिओडोराइज़र मेरे कंपोस्ट के माइक्रोबियल एजेंट्स के साथ रिएक्ट करके एक ऐसी स्मेल बना रहे थे जो सिंपल बदबू से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। इससे भी ख़राब ये था कि ये स्मेल फ़िश के स्मेल सिस्टम को इरिटेट कर रही थी, जिससे उनका स्ट्रेस और बढ़ रहा था। अगले 3 दिन ली फैमिली अलग अलग डिओडोराइजिंग इक्विपमेंट खरीदने में लगी रही। मैं दूर से देख रहा था उन्होंने 20 हाई पावर एयर प्योरीफायर्स लगाए और शहर से प्रोफेशनल डिओडोराइजिंग कंपनी बुलाकर इंपोर्टेड स्प्रे मशीन्स 24 घंटे चलवाईं। सिर्फ इन मशीन्स और केमिकल्स पर ही कम से कम 50,000 युएन खर्च हो गया, लेकिन इफेक्ट बहुत कम था, क्योंकि मैं रोज़ विंड डायरेक्शन और टेम्परेचर देखकर कंपोस्ट पलटने का टाइम एडजस्ट करता था ताकि बदबू सही समय पर फिश पॉन्ड तक पहुंचे। ली जिनबाओ का हाई एंड इकोलॉजिकल फार्म, जो 15 दिन में ओपन होने वाला था, अब सिर्फ इस स्मेल प्रॉब्लम में ही फंसा हुआ था। मैं अपने ऑर्चर्ड में खड़ा दूर ली फैमिली की भाग दौड़ देख रहा था। कंपोस्ट प्लांट तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। ली फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने कंपोस्ट प्लांट के नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप्स भी दबा रखे हैं। उनकी बदबू से लड़ाई 1 हफ्ते से चल रही थी, लेकिन हालत और ख़राब होती जा रही थी। मैं रोज़ कंपोस्ट प्लांट पर बिजी रहता था। ऊपर से तो मन्योर पलटता दिखता था, लेकिन असल में माइक्रोबियल एजेंट की एग्जैक्ट मात्रा एडजस्ट कर रहा था। ये एजेंट मेरे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र के लैब में बना था, जो ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी ब्रेक डाउन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन इसकी एक खास बात थी, जब ये क्लोरीन वाले केमिकल डिओडोराइजर से मिलता है तो सेकेंडरी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और तेज़ स्मेल निकलती है। लाई फैमिली ने जो सस्ते डिओडोराइजर खरीदे थे, उनमें मोस्टली सोडियम हाइपोक्लोराइट था। 8वें दिन बदबू एक नए लेवल पर पहुंच गई। अब ये सिर्फ गोबर की स्मेल नहीं थी, बल्कि केमिकल इरिटेशन के साथ मिली हुई बहुत तेज़ और चुभने वाली स्मेल बन गई थी। हालत ये थी कि ली के फिश पॉन्ड के 200 मीटर के अंदर तक मक्खियाँ भी नहीं आ रही थीं। मैंने देखा कि फिश पॉन्ड का पानी भी बदलने लगा था। सरफेस पर छोटे छोटे बबल्स दिख रहे थे, जो फिश की तेज़ सांस लेने की वजह से थे। कोई जैसी ऑर्नामेंटल फिश एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं और लगातार स्ट्रेस से उनकी इम्यूनिटी तेज़ी से गिर जाती है। ली जिनबाओ की फिश डेथ्स दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों पर डे हो गईं, जिससे रोज़ का नुकसान 30,000 युएन से ज़्यादा हो रहा था। 10वें दिन सुबह एक ब्लैक ओंडी LI के फॉर्म के बाहर आकर रुकी। मैं ऑर्चर्ड से दूर खड़े होकर देख रहा था और मैंने तुरंत पहचान लिया, ये बॉस जो था, इलाके के सबसे बड़े केटरिंग ग्रुप का चेयरमैन। सुना था ली जिनबाओ ने इस इन्वेस्टर को खुश करने के लिए 1 लाख युएन से ज़्यादा गिफ्ट्स दिए थे और फार्म के 30% शेयर्स देने का वादा किया था। ली जिनबाओ उसे फार्म घुमाने ले गया, पार्किंग से होते हुए फिश पॉन्ड की तरफ। मैंने जानबूझकर उसी समय फ्रेश मेन्योर का ढेर पलटा। सुबह 10:15 पर साउथ ईस्ट विंड बिल्कुल टाइमिंग पर चली और वो तेज़ बदबू इनविजिबल वॉल की तरह सीधे ली के फार्म पर पहुंच गई। मैंने देखा बॉस जो अचानक रुक गया और हाथ से अपना मुंह नाक ढक लिया। ली जिनबाओ उसके पास खड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगा, डिओडोराइजिंग मशीन्स की तरफ इशारा करते हुए। वो लोग फिश पॉन्ड के पास मुश्किल से 5 मिनट खड़े रहे होंगे कि बॉस जो अचानक झुक गया, रेलिंग पकड़कर ड्राई हीव करने लगा। ली जिनबाओ जल्दी से उसे पानी देने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। मैंने फावड़ा नीचे रखा और सिगरेट जला ली। ऐसे फार्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस देखता है। कौन जाएगा ऐसी जगह जहां इतनी गंदी स्मेल हो। मिस्टर जो ने वहीं 2 बार उल्टी की और खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। ली जिनबाओ से संभालते हुए माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मिस्टर जो चुप रहा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ओंडी के जाने के बाद ली जिनबाओ फार्म के गेट पर अकेला खड़ा रहा। करीब आधे घंटे तक फिश पॉन्ड को खाली नज़रों से देखता रहा। उसी दोपहर ली दाचाई अपने आदमियों के साथ मेरे घर वापस आ गया। इस बार उसने कोई हंगामा नहीं किया।
उसने धीरे से पूछा कि मैं कंपोस्टिंग बंद करने के लिए कितने पैसे चाहता हूं। मैं फ्रूट ट्रीज की प्रूनिंग कर रहा था। बिना ऊपर देखे जवाब दिया, अंकल ली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। मेरा वाटर सोर्स वापस दे दो, मैं तुरंत बंद कर दूंगा। ली दाचाई काफी देर तक चुप रहा, फिर मुड़कर चला गया और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। वो फिश पॉन्ड का नुकसान सह लेगा, लेकिन मुझे एक बूंद पानी नहीं देगा। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और मुस्कुराया। जिद की कीमत होती है, और वो जल्द ही समझ जाएगा कि यह कितनी भारी पड़ती है। उसी शाम मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो मिस्टर जो का असिस्टेंट था, जो मेरे ऑर्चर्ड की लोकेशन और काम के बारे में पूछ रहा था। उसने कहा कि मिस्टर जो मेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और डिटेल में कोन ऑपरेशन की बात करना चाहते हैं। मैंने कॉल काटा और ली के फार्म की तरफ देखा। वहां की लाइट्स बहुत तेज चमक रही थीं। ली जिनबाओ शायद पूरी रात अपने इन्वेस्टर्स को संभालने में लगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डिजास्टर अब भी आना बाकी है। मैंने जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप्स दबाए थे, वही आखिरी बार साबित होने वाले थे। 12वें दिन बॉस जो के इन्वेस्टमेंट वापस लेने की खबर फैल गई और ली जिनबाओ का इकोलॉजिकल फार्म प्लान पूरी तरह फेल हो गया। उसका 1.2 मिलियन युएन का इन्वेस्टमेंट डूब गया। लेकिन ली दकाई ने हार नहीं मानी। उसने और पैसा लगाने का फैसला किया और फार्म को जबरदस्ती चालू करने की ठानी। सबसे पहले उन्होंने डैम को मजबूत किया। 3 एक्सकवेटर्स एक साथ काम कर रहे थे। बेस में कंक्रीट डालकर डैम को 1.2 मीटर और ऊंचा कर दिया। उनका प्लान साफ था, फिश पॉन्ड बड़ा करो, ज्यादा मछली पालो और नुकसान पूरा करो। यह मजबूत डैम अब एक किले की तरह था, जिसने मेरे ऑर्चर्ड की तरफ आने वाला सारा पानी रोक दिया। ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिरने लगा और मेरे 20 MU के फ्रूट ट्रीज की पत्तियां पीली होकर मुड़ने लगीं। मेरे पापा रोज पेड़ों को सूखते देखते और गुस्से में इधर उधर चलते रहते, कहते कि अगर ऐसा चला तो हम भूखे मर जाएंगे। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा और ऑर्चर्ड में बड़े लेवल पर गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि मैं ग्राउंड वाटर ढूंढ रहा हूं और इरिगेशन कैनाल्स बना रहा हूं ताकि पेड़ों को बचा सकूं। मैं रोज सुबह अंधेरे में कुदाल लेकर निकलता, पूरे दिन मिट्टी खोदता, ढेर ऊंचे करता और गड्ढे और गहरे करता जाता। जब ली जिनबाओ वहां से गुजरता तो मुझे कीचड़ में लथापट देखकर कार से टेक लगाकर जोर से हंसता और कहता, 4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी तू किसान ही रहा, इतना गहरा गड्ढा भी नहीं खोद सकता, पूरी मेहनत बेकार है। मैं बस पसीना पोंछकर काम करता रहा। उसे नहीं पता था कि मैं साधारण नालियां नहीं खोद रहा था। ये गड्ढे जो देखने में बेतरतीब लगते थे, असल में प्रिसाइज फ्लूइड डायनेमिक्स मॉडल के हिसाब से बनाए गए वर्टिकल फ्लो गाइडेंस सिस्टम्स थे। हर डिच की डेप्थ, एंगल और स्लोप बहुत ही केयरफुली कैलकुलेट की गई थी, सिर्फ एक मकसद से, हैवी रेन के दौरान सरफेस रन ऑफ को जितना जल्दी हो सके अंडरग्राउंड डाइवर्ट करना, ताकि बहुत बड़ा वर्टिकल वाटर प्रेशर बने। और इन सभी डाइवर्जन चैनल्स का एंड सीधे लिजिया डैम के बेस पर जाता था। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चरल वाटर कंजर्वेंसी इंजीनियरिंग था। मेरे एडवाइजर 3 गॉर्जेस डैम के फ्लड डिस्चार्ज सिस्टम पर रिसर्च टीम लीड कर चुके थे और मैं पूरे 2 साल तक वाटर प्रेशर मॉडल कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व रहा। मेरी नज़र में ली दकाई का डैम रीइंफोर्समेंट तरीका बहुत ही घटिया और अधूरा कंस्ट्रक्शन था। उन्होंने सिर्फ ऊपर से मजबूत किया, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ बेस की सॉइल की कैपेसिटी को इग्नोर कर दिया। डैम जितना ऊंचा और जितना ज़्यादा पानी रोकेगा, बेस पर उतना ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ेगा। और जो चैनल्स मैंने बनाए थे वो हैवी रेन में ग्राउंड वाटर लेवल को तुरंत ऊपर बढ़ा देंगे, जिससे नीचे से अपवर्ड प्रेशर बनेगा। जब ये दोनों फोर्सेस मिलेंगी तो डैम के फाउंडेशन की मिट्टी अपनी पकड़ खो देगी और लिक्विड जैसी हो जाएगी। उस समय सबसे मजबूत कंक्रीट भी इसे रोक नहीं पाएगा। मैंने पूरे 10 दिन लगाकर 3 एकड़ ज़मीन में ड्रेनेज नेटवर्क खोद दिया। हर नोड पर क्रशड स्टोन की लेयर डाली ताकि पानी जल्दी सीप हो सके, और हर मेन चैनल को डैम के सबसे कमज़ोर हिस्से को टारगेट करने के लिए सेट किया। हर बार जब ली जिनबाओ वहाँ से गुजरता तो मेरा मजाक उड़ाता, कहता मैं पैसों के लिए पागल हो गया हूँ, इतनी बेकार डिच को इतना ध्यान से खोद रहा हूँ और मुझे ज़मीन बेचकर हार मान लेनी चाहिए। मैं सीधा खड़ा होकर उसे उसकी नई लैंड रोवर में जाते देखता, जिसके पीछे प्रीमियम फिश फीड भरा होता था। उसे पूरा भरोसा था कि उसका फार्म ज़रूर चलेगा। 15वें दिन की शाम मैंने आखिरी डाइवर्जन चैनल पूरा कर लिया।
ये चैनल 1.8 मीटर गहरा था और डैम के बेस से सिर्फ 3 मीटर दूर तक पहुंचता था। मैंने इसके नीचे स्पेशल वाटर एब्जॉर्बिंग रेजिन की लेयर डाली, जो पानी लगते ही 10 गुना फैल जाती है और बहुत कम समय में ज़बरदस्त प्रेशर बनाती है। पापा ने पूछा, क्या ये चैनल सच में पानी निकाल पाएंगे? मैंने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखा। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 2 हफ्ते में लगातार 36 घंटे की बारिश आने वाली थी। वही लाइफ फैमिली फार्म का अंत होगा और मेरे ऑर्चर्ड के दोबारा जिंदा होने का दिन। अब सारे ट्रैप सेट हो चुके थे, बस इंतजार था कि ली जिनबाओ खुद चलकर मेरे बिछाए हुए इस ट्रैप में फंस जाए। और उसे अभी भी लगता था कि मैं बस एक बेबस इंसान हूं जो इतने गड्ढे खोद खोद कर पागल हो गया।